गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइका के बारे में। तो रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने माइका जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको रेगुलेट जो है वो किया जा सके। तो अब देखते हैं माइका जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है माइका को। माइका क्या है आपका? मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। तो ये जो है आपसे सवाल जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये जो माइका जो है इनमें से किसके साथ जो है वो रिलेटेड है। तो ऑप्शंस में जहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी आता होगा तो उस पे आपको जो है वो टिक लगाना होगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर सवाल जो है वो बन सकता है। तो ये दुनिया का पहला ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स है जो कि अनरेगुलेटेड मार्केट थी क्रिप्टो करेंसी की, उसको गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अंडर जो है ये ला देगा। तो इस वजह से माइका जो है ये न्यूज़ में आ गया। रेगुलेशंस जो है वो फोर्स में आएंगी जब इसके पूरे मेंबर्स जो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो हैं वो फॉर्मली इसको अप्रूव कर देंगे। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में ये इसी वजह से इसको जो है माइका रेगुलेशन को जो है यूरोपियन पार्लियामेंट से इसको अप्रूव करवाया गया। अब माइका जो है उसके बारे में देख लेते हैं। माइका विल ब्रिंग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस टू क्रिप्टो फर्म्स। जो अभी क्रिप्टो करेंसी जो है या कोई भी डिजिटल करेंसी जो है अभी उसके ऊपर किसी भी तरीके की गवर्नेंस जो है वो नहीं हुई है। तो इस वजह से माइका जो है ये उसको गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो है उसके अंदर लाएगा। बेसिकली उसको जो है उस करेंसी को जो है इसने रेगुलेट करना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री को। माइका कैन प्रिवेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स लाइक रूट्स एंड कंटेंजियंस। अब ये देखते हैं ये रूट्स एंड कंटेंजियंस जो है ये क्या होते हैं। रूट का मतलब जो होता है जब लोग जो है क्रिप्टो करेंसी को पैनिक में आके एकदम से बेचना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइसेस जो है वो एकदम से फॉल डाउन कर जाते हैं। उस चीज को कहा जाता है रूट। ये आपके लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एज इट इज ही पूछ लिया जाता है कि ये टर्म दे दी जाएगी, देन नीचे आपको डेफिनेशन जो है वो दे दी जाएंगी चार, और ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से रूट की डेफिनेशन जो है वो क्या है। या फिर आपसे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि आपको एक डेफिनेशन दे दी जाएगी, देन आपसे पूछा जाएगा कि ये डेफिनेशन जो है ये किसकी है। तो रूट और कंटेजियन दोनों का मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए। रूट का मतलब क्या होता है? जब लोग पैनिक में आके क्रिप्टो करेंसी एकदम से बेचना शुरू कर दें। कंटेंजियन का मतलब क्या होता है? जब मार्केट जो है मार्केट में इस तरीके का डर हो कि मार्केट जो है वो कोलैप्स हो सकती है। इस वजह से क्या होता है कि जो दूसरी मार्केट होती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं या किसी भी देश की ओवरऑल इकोनॉमी होती है वो एकदम से उसके ऊपर जो है वो अफेक्ट डालती है। जब ये डर हो कि मार्केट एकदम से कोलैप्स कर जाएगी उसको कहते हैं कंटेंजियन। और जब लोग जो है वो पैनिक में आके अपनी क्रिप्टो करेंसी जो है उसको बेचना शुरू कर देते हैं उसको रूट कहा जाता है। द रेगुलेशन प्रिस्क्राइब डिफरेंट सेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट। जो रेगुलेशंस जो है ये माइका की, ये डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिसको CASP जो है वो कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो क्रिप्टो एसेट जो है वो कौन सी टाइप के हैं। ठीक है, तो वेरियस क्रिप्टो एसेट हैं जैसे आपके बिटकॉइंस हो गए या और दूसरे एसेट्स हो गए। तो वो सारे जो हैं वो आपके इसमें आते हैं क्रिप्टो एसेट्स में। अब देखते हैं आगे कि कौन कौन से एसेट जो हैं जिनको माइका जो है वो कवर करता है। तो बेसिकली हर तरीके का जो डिजिटल एसेट जो है उसको माइका जो है वो कवर जो है वो करता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे आपके शेयर्स वगैरह हो गए उनको छोड़ के बाकी जितनी भी डिजिटल करेंसी जो है या ऐसी डिजिटल करेंसी जिसको कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट नहीं कर रही है, वो सारी करेंसीज जो हैं क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज वो माइका के अंदर जो है वो कवर होगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वैल्यू, कि एक किसी चीज की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है हो तो वो आपकी माइका के अंदर कवर होगी। उसी के साथ साथ राइट दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी। अब ऐसी करेंसी, डिजिटल करेंसी जिसमें क्रिप्टोग्राफी जो है फॉर सिक्योरिटी जो है वो यूज हो रही हो तो वो भी माइका के अंदर कवर होगी। उसी उसके साथ साथ एंड इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन और अ टोकन, या फिर वो किसी कॉइन की फॉर्म में हो या फिर किसी टोकन की फॉर्म में हो तो वो भी माइका के अंदर कवर होगी। उसके अलावा एनी अदर डिजिटल मीडियम विच मे बी ट्रांसफर्ड एंड स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, कोई भी ऐसा डिजिटल मीडियम जिसको ट्रांसफर किया जा सके या स्टोर किया जा सके इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और सिमिलर टेक्नोलॉजी, या जिसमें किसी लेजर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो उसको ट्रांसफर करने में, या फिर
उसी के जैसी कोई और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो तो वो सारी जो है वो माइका के अंदर कवर होंगी। This definition implies that it will not only to traditional cryptocurrencies like Bitcoin बट ऑल्सो टू द न्यूअर करेंसीज लाइक स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन जैसी न्यू करेंसीज जो है वो सारी भी इसमें कवर जो है वो होंगी। माइका विल ऑल्सो एस्टेब्लिश न्यू रूल्स फॉर 3 टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन्स। तो जो 3 टाइप्स हैं स्टेबल कॉइन की उनके ऊपर माइका जो है उसके रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे। अब देखते हैं कि कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो माइका के स्कोप से बाहर होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर माइका जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो माइका जो है ऐसी डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं होगा जो कि आपके हो गए जैसे शेयर्स हो गए, ऐसी करेंसीज जो होंगी उनके ऊपर माइका जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर जो है आपके जो वेरियस जो कंट्रीज होती हैं उनकी अपनी अपनी जो शेयर रेगुलेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे इंडिया में आपका सिडबी हो गया, तो ये सारी जो है रेगुलेशंस उनके ऊपर, क्योंकि शेयर्स के ऊपर एक पर्टिकुलर करेंसी की रेगुलेशंस जो है वो लगती हैं, तो इस वजह से वहां पे माइका वो जो है वो माइका के स्कोप से बाहर हो जाती हैं। उसके अलावा इट विल ऑल्सो एक्सक्लूड नॉन फंजिएबल टोकन्स, एनएफटीज जो है वो भी इसके स्कोप से बाहर होंगे। उसके अलावा माइका विल ऑल्सो नॉट रेगुलेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। जो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे भारत का आरबीआई है, तो अगर वो कोई डिजिटल करेंसी निकालता है और कोई भी डिजिटल करेंसी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा अगर निकाली जाती है तो वो जो है वो माइका के स्कोप से बाहर होगी। उस करेंसी, उस डिजिटल करेंसी के ऊपर अगर वो किसी पर्टिकुलर देश के सेंट्रल बैंक से निकाली गई है तो उस पर्टिकुलर डिजिटल करेंसी के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे उसी पर्टिकुलर देश के सेंट्रल बैंक के रूल जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो वो सारे जो है माइका के स्कोप से बाहर होंगे। उसके अलावा न्यू रूल्स अंडर माइका जो है वो देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑन सीएएसपी, तो क्या क्या रेगुलेशंस जो है वो लगाई गई हैं सीएएसपी के ऊपर वो देख लेते हैं। सीएएसपी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ लीगल एंटिटी इन यूरोपियन यूनियन, तो उसको पहले जो है एक लीगल एंटिटी के तौर पे यूरोपियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। उसके अलावा दे कैन ऑथराइज्ड इन एनी वन मेंबर कंट्री एंड ऑपरेट अक्रॉस ऑल 27 कंट्रीज। तो यूरोपियन यूनियन की किसी भी एक मेंबर कंट्री से उसको जो है पहले ऑथराइजेशन जो है वो लेनी पड़ेगी और उसके बाद वो ऑल ओवर जो यूरोपियन यूनियन जहां जहां पे जितनी कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड है 27 की 27 कंट्री में वो जो है वो ऑपरेट कर सकता है। उसके अलावा रेगुलेटर्स सच एज यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी विल सुपरवाइज सीएएसपी, तो जो यूरोपियन बैंकिंग अथॉरिटी जो है वो सीएएसपी को सुपरवाइज जो है वो करेगी। CASP must demonstrate stability, soundness and ability to keep user fund safe, कि यूजर्स के फंड जो है वो सेफ है। CASP को जो है वो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेट जो है वो करना होगा, मतलब बेसिकली उनको जो है जो यूजर जो है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। उसके अलावा CASP मस्ट बी एबल टू डिफेंड अगेंस्ट मार्केट अब्यूज एंड मैनिपुलेशन, तो ये जो है CASP इतना एबल होना चाहिए ताकि वो जो है डिफेंड कर सके किसी भी तरीके का मार्केट अब्यूज होता है या मार्केट मैनिपुलेशन होती है तो। उसके अलावा व्हाइट पेपर रिक्वायरमेंट होगी स्टेबल कॉइन सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको एक व्हाइट पेपर रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल करना होगा। तो उसमें क्या क्या चीजें जो इंक्लूड होंगी, स्टेबल सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट प्रोवाइड अ व्हाइट पेपर विद की इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स, उनको क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के बारे में की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी होगी अपने व्हाइट पेपर में। एंड द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द कंपनी के जो मेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करवानी होगी। उसके अलावा टर्म्स ऑफ द ऑफर टू द पब्लिक, कि पब्लिक को क्या ऑफर किया जा रहा है उसकी टर्म्स जो है वो प्रोवाइड करवानी होगी। उसके अलावा टाइप ऑफ ब्लॉकचेन वेरिफिकेशन मैकेनिज्म दे यूज, किस तरीके का ब्लॉकचेन मैकेनिज्म जो है वो यूज कर रहे हैं उसकी टाइप जो है वो भी बतानी होगी। उसके अलावा राइट्स अटैच टू क्रिप्टो एसेट इन क्वेश्चन, कि जो राइट जो है वो क्या क्या क्रिप्टो एसेट्स को क्या क्या राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, या जो लोग खरीद रहे हैं या उसको बेच रहे हैं तो उनको कौन कौन से राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो सारी बातें जो है उस व्हाइट पेपर में बतानी होगी स्टेबल कॉइन सर्विस प्रोवाइडर्स को। उसके अलावा रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टर के लिए, ठीक है, वो भी बताना होगा और उसी के साथ साथ समरी देनी होगी हाई पोटेंशियल परचेजर्स की, ताकि वो एक इनफॉर्मल डिसीजन जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जो है वो बना सकें। तो बेसिकली सारी चीजें जो है अपने व्हाइट पेपर में, अगर स्टेबल कॉइन जो है अगर उसको माइका की रेगुलेशंस के तहत जो है यूरोपियन यूनियन में वर्क करना है तो उसको एक व्हाइट पेपर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी होगी।
अब देखते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, स्टेबल कॉइन इशूअर्स के लिए। तो सबसे पहले उनको जो है लिक्विडिटी क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए अपना सफिशिएंट रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखने होंगे, और उसी के साथ साथ insufficient reserve can have significant implications for user of stablecoin and result in significant losses। तो अगर उनके पास insufficient reserves जो हैं तो उस वजह से जो क्या हो सकता है कि significant losses जो है यूजर ऑफ स्टेबल कॉइन्स जो है उनको फेस जो है वो करने पड़ सकते हैं। तो इस वजह से उनको सफिशिएंट रिजर्व जो है वो मेंटेन करने होंगे। उसके अलावा जो स्टेबल कॉइन फर्म्स जो है उनको ट्रांजैक्शंस जो है उनके ऊपर भी लिमिट जो है वो लगाई गई है। स्टेबल कॉइन फर्म्स pegged to non-euro currencies will have to cap their transaction at daily volume of 200 मिलियन यूरो। तो एक दिन में 200 मिलियन यूरो के से ज्यादा जो है वो क्रिप्टो करेंसी में डील जो है या स्टेबल कॉइन में डील जो है वो नहीं कर सकते। उसके अलावा ट्रांजैक्शन लिमिट इज इंटेंडेड टू मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद द स्टेबल कॉइन एंड देयर इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। उसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स जो हैं जो क्रिप्टो कंपनीज को लेने होंगे, तो वो कौन कौन से मेजर्स हैं? क्रिप्टो कंपनीज जो होंगी उनको इंफॉर्मेशन जो है अपने सेंडर और रिसिपिएंट की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी होगी जो लोकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटीज हैं उनको, ताकि किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग जो है या टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। अगर वो इसको इस रिक्वायरमेंट को फेल करते हैं इसको कंप्लाई करने से, तो इसके जो क्या कहते हैं लीगल और रेपुटेशनल इम्प्लीकेशंस जो है क्रिप्टो करेंसीज को फेस करनी पड़ेंगी। उसके अलावा इस लॉ की जरूरत जो है वो क्यों है वो देख लेते हैं। About 22% of the global industry is concentrated in central, northern and western Europe। तो जो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड है उसका 22% जो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो यूरोप में सिचुएटेड है, और उनके एसेट्स जो है वो ऑलमोस्ट 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वर्थ हैं। और उसके अलावा हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाइक माइका विल गिव यूरोपियन यूनियन अ कॉम्पिटिटिव एज इन द ग्रोथ एज कंपेयर टू यूएस और यूके विच लैक रेगुलेटरी क्लैरिटी। तो यूएस और यूके में क्योंकि इनके ऊपर किसी भी तरीके का जो क्रिप्टो करेंसी जो है उनके ऊपर किसी भी तरीके की रेगुलेशन जो है वो नहीं लगाई गई हैं, तो इस वजह से माइका जो है ये आपका जो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें माइका रेगुलेशन जो है वो लाई गई हैं। Increasing investment and size of crypto industry have led to policy maker worldwide to feel the need of bring governance practices in the crypto firm to ensure stability। तो all over the world क्योंकि इनके ऊपर कोई ही एक पर्टिकुलर लॉ जो है वो नहीं बना है, तो इस वजह से और जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसको गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के अंदर लाने के लिए ही ये माइका जो है माइका की रेगुलेशन जो है वो लाई गई है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो माइका रेगुलेशंस के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।